बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद यामीन अरशद, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और हालात हाज़रा के हवाले से भी, करंट अफेयर के हवाले से भी इन्हें काफ़ी मालूमात है, क्योंकि इंटरनेट से जो जुड़े रहते हैं तो इनके पास जो मालूमात होती हैं वो हमारे पास भी बहुत कम होती हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो हालिया अब सूरत हाल बनी हुई है मशरिक़ वस्ता में, ईरान ने भी पहले हमले किए, फिर इसराइल ने हमले किए, आप इसको किस तरफ जाता देख रहे हैं? मशरिक़ वस्ता जो है वो काफ़ी अरसा से जंगी मामलात का शिकार है। देखा जाए तो अरब लीग के ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो जंगी मामलात में हैं, जंगी ज़दा इलाके हैं, वहाँ पे किसी न किसी सूरत टेररिज़म बहुत है और अमरीकी अफवाज जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठी हुई है। जो ईरान है, ईरान ने जो हमला किया वो एक रिटेलिएशन थी, जो कि उन्होंने हमला किया था लबनान में और ईरान में किया था हमास के लीडर को, जो उन्होंने कत्ल किया था, शहीद किया था। तो इसकी सूरत में ईरान ने उन पर हमला किया और जो बहुत ही खौफनाक तरीन हमला था किसी भी मुल्क की जानब से, जब काफ़ी अरसा दराज से ऐसा हमला जो है वो इसराइल पर नहीं हुआ था। उन्होंने लबनान में मौजूद जो तंजीमें थी उनके काफ़ी जो है वो लोगों को मारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने हमले किए लबनान में। तो इस सूरत में ईरान ने उन पर हमला किया। अब जो इसराइल था, इसराइल जो है वो चाहता था कि ईरान पर हमला किया जाए और उसके जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं या उनकी जो मिलिट्री की साइट्स हैं उन पर हमला किया जाए, जिस पर जो है वो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी और काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को कवर किया कि ईरान जो है, अगर इसराइल ईरान पर फौजी तनसीबात और ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करता है तो इस सूरत में जो है वो ईरान अपने 1000 क्रूज मिसाइल जो है वो इसराइल पर मारेगा। जिस पर इसराइल ने जो है वो हमला किया, बजाय इसके कि वो ईरान की जो वो कह रहा था कि ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेगा, मिलिट्री तनसीबात पर हमला करेगा, इसके बरक्स उन्होंने छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो उन पर हमला किया, जिसका ईरान ने बहुत ही अच्छी तरह से दिफा भी किया और पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान किस तरह से अपने दिफा की पावर रखता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, ये मशरिक़ वस्ता के हालात थे। मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये जो मौजूदा निज़ाम तलीम है, इससे आप कितना मुतमिन हैं? मौजूदा जो निज़ाम तलीम है हमारे मुल्क में, क्योंकि आप भी पढ़ते रहे हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं, अभी ताज़े स्टूडेंट हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो काफ़ी अरसा दराज से चला आ रहा है। मतलब जो मेरे वाले थे उन्होंने भी वही सिलेबस पढ़ा, जो उनके वाले थे उन्होंने भी वही सिलेबस पढ़ा, और वो हम कहते हैं ना, बाबा आदम के साइंस, ज़माने की जो साइंस है ना, वो अब हम पढ़ रहे हैं। वही तारीफ़ें, वही रट्टा, वही सिस्टम है सारा, जो कि काफ़ी अरसा दराज से चल रहा है। और अब देख लें, आपने काफ़ी देखा होगा कि रिजल्ट्स जो आते हैं बच्चों के, बहुत ही ज़्यादा हाई रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, उसका मेन प्रोस्पेक्ट यही है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेम पैटर्न पे बनते हैं और टीचर्स को पता होता है कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, क्योंकि एक अरसा से वो सिलेबस ही चला आ रहा है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी वही सिलेबस पढ़ते रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो है वो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। और अभी जो रिसेंटली सिचुएशंस देखने में आई हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक इनिशिएटिव लेके आई है, कंसंट्रेशन नाम का जो है वो प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसमें वो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है और पैफ को दे रही है। जो कि देखा जाए, अगर हमारे मित्रू एरिया में जितने भी पैफ के स्कूल हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाए और उनके टीचर्स जो हैं, खसूसन जो फीमेल टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रही हैं, आप उनका एजुकेशन लेवल जाके चेक करें, आपको कोई भी जो है ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा। सभी मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, और जो टीचर्स भी हैं तकरीबन वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इस सिस्टम में देख लें, अगर पेफ का ये सूरत हाल है और गवर्नमेंट चाहती है, पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूलों को पेफ के हवाले कर दिया जाए या दूसरे एनजीओज के हवाले कर दिया जाए, तो देखा जाए कि इनिशिएटिव में उनका कहना था कि जो हम टीचर्स लेके आ रहे हैं, जो मतलब है एनजीओज के अंडर टीचर्स आएंगे वो हाईली क्वालिफाइड होंगे। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जब टीचर्स हायर्ड करती है तो वो एक टेस्ट लेती है, फॉर एग्जांपल तौर पे पीपीएससी का एक टेस्ट होता है, जो पास करे तो तब जाके आप टीचर्स बनते हैं। अच्छा।
جتنے بھی پرائیویٹ سکولز میں اس وقت ٹیچر پڑھا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ نہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا، لیکن وہ اس ٹیسٹ میں اٹیمپٹ میں وہ پاس نہیں ہو پائے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر کے پاس کر کے آگے اسکولوں میں بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو جو ٹیچرز جو ہائیلی کوالیفائڈ ان ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے کر اچھی جو ہے وہ ریپوٹیشن بنا کر اسکولوں میں جو سرو کر رہے ہیں، اب اگر آپ ان کو ختم کر کے ان ٹیچرز کو لے کے آئیں گے جو نہ کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور وہ جو کوالیفائڈ ہیں جن کی ایجوکیشن اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کے برعکس اگر آپ لے کے آئیں گے، مطلب ان کے برعکس جو اچھے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، کیا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، نظام تعلیم کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے وہ ٹھیک ہیں، یا وہ ٹیچرز ٹھیک ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں، انہوں نے ان جو تعلیمی معیار ہوتا ہے یا ٹیچرز جو پڑھانے کا معیار رکھتے ہیں ان پر بھی پورا نہیں اتر پائے؟ تو یہ والی سسٹم چل رہا ہے جو ہے وہ خصوصاً پنجاب میں۔ اور دیکھا جائے تو پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن مین ایجوکیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچہ جو ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے وہ اخلاقیات سیکھتا ہے، مطلب سب سے پہلی تعلیم وہ اپنے گھر سے لیتا ہے۔ اس کے بعد بچہ جو ہے وہ پرائمری میں چلا جاتا ہے، پرائیویٹ ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ جب آپ این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں، فار ایگزامپل طور پہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس میں پرائیویٹ اسکول ڈاؤن تھے جو این جی اوز کے یا مختلف جو ہے وہ آرگنائزیشن کے، وہ ایسا مواد پڑھا رہے تھے جو کہ غیر اخلاقی بھی تھا اور اسلام کے بھی برعکس تھا۔ اب جب وہ این جی اوز اوورٹیک کریں گی گورنمنٹ کے ادارے اور وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت گورنمنٹ میں بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر تو پرائیویٹ اسکولوں سے نہیں پڑھے ہوئے، یہ وہی ٹاٹ، وہی پرائمری اسکول، وہی پرائمری کا جو ابھی کہتے ہیں کہ پرائمری کا وہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اسی سسٹم میں یہ پل کر آج وہ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو یہ والا سسٹم ہے، تو بچہ جو ہے وہ ان این جی اوز کے حوالے آپ کر دیں گے، وہ جو این جی اوز جنہوں نے بائی کیا، جنہوں نے پرچیز کیا ایک اسکول کو، انہوں نے اپنے ٹیچرز ہائر کیے، انہوں نے اپنا وہ سلیبس کا کیا سین ہوگا؟ مطلب اگر وہ سلیبس جو اگر میں لے رہا ہوں، آرگنائزیشن میں ہوں، میں ایک اسکول لے رہا ہوں، میں ایک انسٹیٹیوٹ لے رہا ہوں، تو وہاں پہ میں جو تعلیم دوں گا وہ اپنے حساب سے دوں گا، میں یہ فالو نہیں کروں گا کہ گورنمنٹ مجھ سے کیا چاہتی ہے، لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسے واقعات آج سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ جا کے دیکھیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے غریب بچوں پر اس قسم کے سسٹمز لائے کہ وہ پڑھنے کے بجائے ڈی گریڈ ہوں۔ ڈی گریڈ ایسے ہوتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا تعلیمی مواد آپ انہیں پہنچا دیں، تو وہاں پہ جو ہے ان کو وہ سسٹم نہیں پڑھائیں، ان کو وہ ڈیجیٹلائزیشن نہ دیں جو کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں یا ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کلچر کو ڈیولپ کیا تاکہ جو بچے ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے، جیسے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارے باپ پھر ان کے باپ انہوں نے وہی پڑھا، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے بھی وہی پڑھا۔ تو اس طرح سے وہ سسٹم لاتے ہیں تاکہ جو قوم ہے، فار ایگزامپل طور پہ اب اگر آپ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل انٹیلیجنٹ انڈیکس دیکھ لیں جس میں ذہین لوگ جو ہیں کس ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا ممالک کس نمبر پر آتا ہے، تو آپ کو جو پاکستان ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگوں میں، انٹیلیجنٹ پیپل میں وہ آپ کو دنیا کے ٹاپ رینکڈ میں نظر آئے گا۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں تو ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک میرے ٹیچر سے انہوں نے کہا تھا کیا مطلب خوبصورت بات کی تھی کہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نوکر تیار کر رہا ہے، بجائے انوویشن کے، بجائے کچھ نیا سیکھنے کے، بجائے کچھ پریکٹیکل کرنے کے، وہ ہمیں نوکری کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہمارے آپ دیکھ لیں ہمارے جو ہیں وہ میٹرک کرنے والے لوگ ہیں، انٹرمیڈیٹ کرنے والے لوگ ہیں، پہلے تو تھا بی اے کرنے والے، ایم اے کرنے والے، اب بی ایس کرنے والے، یا آگے چلے جائیں فل پی ایچ ڈی تک، جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی جاب کے لیے پھر رہے ہیں، نوکری کے لیے پھر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا کاروبار کریں۔ اور پاکستان میں ویسے سسٹم بھی یہی ہے کہ آپ کو کاروبار کے لیے پروموٹ نہیں کیا جاتا، بس نوکر بنانے کی مشین ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ بنا رہا ہے اور لوگوں کو سرو کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے میرے ذہن میں آئی ابھی
पिछले दिनों मामला भी हुआ था वो पंजाब कॉलेजेस के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर क्या ऐसा सिस्टम जो लाया जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है कि ख़वातीन की तालीम अलहदा हो और बॉयज़ की तालीम अलहदा हो? एक सवाल मेरा ये है, इस पे आप मुझे शार्टली अपना मौक़िफ़ दें, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट ये समझता हूँ, मैं जो है वो इस्लाम को बड़ा डीपली फॉलो भी करता हूँ। इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि औरत जो है वो बापर्दा होनी चाहिए। मतलब है फर्स्ट जो हमारा जो प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, इसमें सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए कि जो लड़के हैं उनको अलहदा, लड़कियों का अलहदा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। और आजकल जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की कमी है, टीचर्स की या हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है ख़वातीन की। स्पेशली हमारा ये जो साउथ पंजाब है इसमें तो मतलब है बहुत ही कम जो टीचर्स हैं, मतलब लेडीज़ टीचर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो टीचर्स हैं, मेल टीचर्स हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस्लाम की वैल्यू से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियां और लड़कियों को टीचर्स पढ़ाएं। मतलब टीचर्स पढ़ा सकते हैं क्योंकि जो है वो अगर हम देख लें तो ग़ज़वा बदर देख लें या इस्लाम के ऐसे मौक़ात देख लें जहाँ पे मुसलमानों ने फ़तेह की, तो मुसलमानों ने जो उनके मतलब है जंग में आए कैदी थे उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा किया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दें, हम आपको बरी कर देंगे। मतलब ये नहीं था, मतलब उनका काम था लर्निंग करना। लर्निंग ये ज़रूरी नहीं है, मतलब टीचर्स पढ़ा सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। इस्लाम जो है वो हमें ये सिखाता है। लेकिन लड़कों का और लड़कियों का तालीमी निज़ाम जो सिस्टम है वो अलहदा होना चाहिए। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के लेवल पर चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए लड़कियों लड़कों, लेकिन वहाँ पे लड़कियों और लड़कों को इसलिए इकट्ठा पढ़ाया जाता है ताकि वो लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ या माहौल के साथ वो एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि जब वो जाएंगी फॉर एग्जांपल तौर पे अपना कारोबार करती हैं या टीचिंग करती हैं या कोई मेडिकल फील्ड है तो वो मेडिकल फील्ड में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है या किसी भी फील्ड में जाता है, तो वहाँ पे मेल स्टाफ भी होता है, फीमेल स्टाफ भी होता है, ऑफिसर्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मेल और फीमेल दोनों अपनी अपनी जगह पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है, टीम वर्क होता है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में इस बात पर मैं जो हूँ मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि वहाँ पे जो है वो इस किस्म का होना चाहिए। लेकिन इस सूरत में होना चाहिए कि वहाँ पे फहाशी वाला सिस्टम नहीं हो, इस तरह का नहीं हो कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बदनाम हो और जो है वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी ना भेजें। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है यूनिवर्सिटी की तालीम के हवाले से। अब आप देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की तालीम है यूनिवर्सिटियों में, तो जो प्रोफेसर आपको पढ़ाता है वही एग्ज़ाम में आपके नंबर लगाता है। क्या ये अच्छा सिस्टम है? आप इसे क्या समझते हैं? देखें, यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम बनाया हुआ है मेरे ख्याल में तो ये ब्रिटिश सिस्टम ही हमारे पास चल रहा है। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर हैं, मैं आपके साथ किसी न किसी मामले में मेरा इख्तलाफ हो जाता है, तो वो टीचर जो है वो हमें डिग्रेड कर सकता है, हमारे मार्क्स में या हमारे सीजीपी में वो कमी ला सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम हो उसको वो चेकिंग वही करे, मार्किंग वही करे। लेकिन टीचर हाँ, जो हमारा प्रोफेसर होगा या जो हमें पढ़ा रहा है उसके पास ऐसे ये हक हासिल होना चाहिए कि वो किसी भी तालिब इल्म को वो प्रेफरेंस दिला सके कि ये बच्चा जो है वो अपनी अटेंडेंस सही करता है, सही से पढ़ता है और हर मामले में ये बच्चा सही जा रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन जो है वो मार्किंग जो है वो एक बोर्ड बनाना चाहिए या एक सिस्टम होना चाहिए कि वो टीचर के बजाय किसी और के साथ जाएं, पास जाएं, ताकि वो जो है वो आपको मार्किंग दे सके। क्योंकि जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर बच्चे गरीब होते हैं। वो फॉर एग्जांपल तौर पे मैं हूँ या मेरे दोस्त हैं, वो मतलब इतनी हाईली अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो प्रोफेसर्स हैं उनको प्रोटोकॉल दे सकें, उन पर जो पैसे खर्च कर सकें, गिफ्ट दे सकें या कुछ चीज़ें ला के दे सकें। तो इस सूरत में क्योंकि बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर्स के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होते और ज़्यादा जो है वो क्योंकि बैकवर्ड एरिया से होते हैं, उनके पास जो है वो ज़्यादा फॉर एग्जांपल तौर पर अगर आपके प्रोफेसर कोई लेडीज़ है तो वो फॉर्मली बहुत टाइम लगता है उनके साथ एडजस्टमेंट होने में। तो इस किस्म का सिस्टम नहीं होना चाहिए, मतलब इसको तब्दील किया जाना चाहिए। ये थे मोहम्मद यामीन अरशद, जिन्होंने निज़ाम तालीम के हवाले से और तालीम पर काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। इस नारे के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।